नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं ताबिश हुसैन। मोहाली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में हुए आरपीजी अटैक के मामले में दूसरी गिरफ्तारी हुई है और इनपुट्स के आधार पर निशान सिंह के बाद उसके साले सोनू को भी फरीदकोट से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है और इस हमले में सोनू भी हमलावरों के लॉजिस्टिक सपोर्ट से जुड़ा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में निशान सिंह ने खुलासा किया है कि उसे यह आरपीजी तरनतारन और अमृतसर के बीच 3 लोगों ने सौंपा था। हालांकि वो 3 लोग कौन थे ये वो नहीं जानता। मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मुकेश, बताइए और क्या अपडेट इस मामले से जुड़ा हुआ आया है और कहां से इन लोगों को सपोर्ट मिल रहा था? देखिए, पंजाब पुलिस ने निशान सिंह के बाद जो साले सोनू नाम का शख्स है इसको भी फरीदकोट से पकड़ा है और दोनों को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहां से दोनों को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। दोनों से लगातार पूछताछ चल रही है और जो साले सोनू है इस पर भी आरोप यही है कि इसने जो हमलावर थे उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराया था, जैसा कि निशान सिंह ने भी कराया था। और दोनों ने जो हमलावर थे उनको अमृतसर में रुकवाने में मदद की थी और कुछ और जगहों पर ये लोग रुके थे। इन्होंने पूछताछ में ये भी कहा कि उनको आरपीजी 3 लोगों ने सौंपे थे। वो हालांकि वो 3 लोग कौन थे उनके बारे में कोई जानकारी इनको नहीं है, ऐसा इनका दावा है। तो अभी इनसे पूछताछ चल रही है। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर है। पंजाब पुलिस के अलावा जो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के अधिकारी हैं वो भी इससे पूछताछ कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम भी पंजाब में है जो इस मामले पर नजर बनाए हुए है। तो काफी अहम गिरफ्तारियां हैं। इस केस में 2 गिरफ्तारी हो चुकी हैं, जबकि जो हमलावर है एक्चुअली उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उनकी तलाश की जा रही है और पंजाब पुलिस की एसआईटी की बहुत सारी टीमें इस पर काम कर रही हैं। जी, शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में 3 दिन तक चली बहस के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और आज दोपहर बाद अदालत इस मामले को लेकर अपना फैसला सुना सकती है। वाराणसी की जिला अदालत के बाहर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था। आखिर सुनवाई ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी मंदिर के होने को लेकर थी। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि उन्हें मंदिर में पूजा पाठ की इजाजत मिले। कोर्ट ने पूरी बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। जो भी कोर्ट ने समय दिया था आज का, उस पर मैंने अपनी आपत्ति दाखिल करते हुए पूरे प्रकरण पर आज बहस पूरी कर ली गई है। माननीय न्यायालय ने कल के लिए आदेश सुरक्षित रखा है। कल आदेश आ जाए उसके बाद आपको उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो 2 चीजें थे, एक तो कोर्ट कमिश्नर वाले पर भी आपने आर्गूमेंट किया कि इनको बदला जाए और दूसरा फ्रेश अपील मस्जिद के अंदर जाने वाले मामले पर दोनों उस पर मैंने बहस कर दिया है। दोनों पे बहस हो गई। बिल्कुल बहस हो गई। तो जो आएगा वो मामला दोनों पर आएगा। दरअसल 2021 में 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में नित्य दर्शन और पूजा पाठ की इजाजत मांगते हुए याचिका दायर की। 26 अप्रैल को अदालत ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। उन्हें ईद के बाद 3 दिन में जांच पूरी करनी थी। इसकी वीडियोग्राफी भी होनी थी। 10 मई को नतीजा अदालत के सामने रखा जाना था, मगर मस्जिद पक्ष ने सर्वे टीम के अंदर जाने पर एतराज जताया। एडवोकेट कमिश्नर बदलने की भी मांग की। यही भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्ष द्वारा कि श्रृंगार गौरी बाहर है, जबकि जो स्थिति बैरिकेटिंग के बाहर है वो चौखट है श्रृंगार गौरी की। जब भी आप किसी मंदिर में जाएंगे देवी देवताओं के यहाँ चौखट को भी नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वो चौखट को ही कह रहे हैं कि मंदिर ये श्रृंगार गौरी हैं, जबकि श्रृंगार गौरी अंदर तहखाने में आदि विश्वेश्वर गर्भगृह के साथ हैं, उनके बगल में हैं, जहाँ हमको नहीं जाने दिया जा रहा है। और भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो ये चौखट को ही कह रहे हैं कि यही श्रृंगार गौरी है, इसी का आदेश हुआ है। ये व्यवधान पैदा करने के अलावा कहीं कोई इनका जो है मंशा जो है केवल व्यवधान पैदा करना है। हम कानून से मांग कर रहे हैं, कानून को सहमत कर रहे हैं। वहाँ मंदिर है, मस्जिद में नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। नमाज तो लोग कहते हैं मजनू लैला के दुपट्टे में बैठ के पढ़ लेता था। सड़क पे लोग नमाज पढ़ लेते हैं, तो नमाज के लिए तो कहीं भी बनारस में जगह दी जा सकती है। तो श्रृंगार गौरी का मंदिर था है और वहाँ पूजा होती है। हम चाहते हैं नियमित पूजा हो। अब 3 दिन चली बहस के बाद अदालत ने फैसला बृहस्पतिवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। बनारस के मौसम में आज बेहद गर्मी थी।
गर्मी बनारस के जिला अदालत में भी ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मुद्दे के गर्मा गर्म बहस की भी थी। उम्मीद थी कि आज फैसले की बारिश आ जाएगी, लेकिन वो कल तक के लिए मुलतवी हो गई। अब कल पता चलेगा कि इस मुद्दे में आखिर क्या होगा। वाराणसी से कैमरामैन राजेश गुप्ता, पुरुषोत्तम और आलोक के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया है और कहा कि इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग राय दी है। एक जज ने पति की तरफ से पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अपराध माना है, तो दूसरे जज ने कहा है कि कानून में इसे बलात्कार के दायरे से बाहर माना गया है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। कोर्ट ने 2 निर्णय दिए हैं। पहले निर्णय में जस्टिस शक्धर ने बोला है कि ये जो प्रावधान है ये असंवैधानिक है। 14 के तहत, 15 के तहत, 19 के तहत और 21 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जल्द, हम देखेंगे, वहां भी एक लंबी लड़ाई होगी। आप देखते रहें, आप लगे रहें हमारे साथ। दिल्ली हाई कोर्ट में सबसे पहले 2015 में याचिका दर्ज हुई। मुकदमे में आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी। बलात्कार की धारा 375(2) के मुताबिक पति जबरदस्ती पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता। याचिका के विरोध में पुरुष संगठन भी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने दलील दी थी कि अगर धारा 375 के अपवाद 2 को रद्द किया गया तो इसका व्यापक दुरुपयोग होगा। पति पत्नी के बीच मनमुटाव या पारिवारिक तनाव के मामलों में भी पति पर रेप का केस दर्ज करवा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस मामले में अलग अलग मौकों पर अलग अलग रुख अपनाया। 2016 में केंद्र ने कहा कि अगर वैवाहिक जीवन में बने संबंध को बलात्कार न मानने की धारा को रद्द किया गया तो इसके व्यापक दुष्परिणाम होंगे, लेकिन लिखित में कोर्ट में अब तक केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया। बहुत दिनों बाद कोर्ट से किसी मामले पर स्प्लिट यानी बटा हुआ आदेश आया है। बहुत सारे इस मामले में हाई कोर्ट्स में पिटीशन फाइल हो गई हैं, यानी अलग अलग हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे। इससे अच्छा है कि अब मैरिटल रेप यानी अगर पति पत्नी से ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाता है इसे अपराध माना जाए या ना माना जाए, इसको लेकर के फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, जिसका फैसला पूरे देश में मान्य हो। सहयोगी संजय कौशिक के साथ दिल्ली हाई कोर्ट से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे राजद्रोह कानून में अब कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि जब तक आईपीसी की धारा 124(a) को री एग्जामिन प्रोसेस जो है इसकी पूरी नहीं हो जाती है, तब तक इसके तहत कोई मामला दर्ज नहीं होगा। यही नहीं, इस धारा में जेल में बंद आरोपी भी जमानत के लिए अपील कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में राजद्रोह कानून के बढ़ते इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से ब्रेक लगा दी है। कहा है कि 1870 से चले आ रहे इस कानून का तब तक इस्तेमाल ना हो जब तक सरकार इस पर पूर्ण विचार नहीं कर लेती। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए ये जोर दिया कि सभी संस्थाओं को अपनी लक्ष्मण रेखा में रहना चाहिए। We have made our position very clear. And we also informed the Honorable Court about the intention of the Honorable Prime Minister. Beyond that, if anything else have happened, I don't know. But one thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court. But there are things which is called Lakshman Rekha. All the organs of the state must respect each other. सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 30 मिनट तक दोनों पक्षों को सुना। उसके बाद बेंच जो थी तीनों जजेस की वो उठ गई और जो तीनों जजेस थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली, वो एक प्राइवेट एरिया में गए और वहां जाकर के उन्होंने तकरीबन आधे घंटे तक इस मुद्दे पर चर्चा की। उसके बाद जब वो वापस आए तब उन्होंने अपना ऑर्डर दिया। सुप्रीम कोर्ट के पास इस कानून के खिलाफ 5 याचिकाएं पड़ी थीं। सरकार ने पहले कानून को बिल्कुल सही बताया था, मगर बाद में कहा कि वो इस पर विचार करेगी। बताया कि प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं, लेकिन विपक्ष इसे मोदी सरकार की हार बता रहा है। दिल्ली और गुजरात में बैठे अहंकारी हुक्मरान जान ले, हम ना झुकेंगे
ना डरेंगे ना दबेंगे। अगर दलित की आवाज बनना, उसके लिए न्याय मांगना अपराध है, तो हम सब जिग्नेश मेवानी के साथ ये अपराध बार बार करेंगे। अब तक सेडिशन का गलत इस्तेमाल होता रहा है, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये सारे कानून के तहत जितने भी लोगों के खिलाफ केसेस दर्ज हुए उसके ऊपर स्टे कर दिया है, सारी वो कानूनी प्रक्रिया को प्रोसीडिंग्स के ऊपर स्टे कर दिया है, तो मैं मानता हूं हम सभी भारतवासियों को इस सर्वोच्च अदालत की इस वर्डिक्ट का स्वागत करना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं और मैं मानता हूं कि केंद्र की सरकार को, सारे राज्यों की सरकार को, सबको एक साथ मिलकर एक राष्ट्र के तौर पे हम लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कलेक्टिवली कि अब इस मुल्क में सेडिशन के कानून की कोई जरूरत नहीं है। 2010 के बाद से राजद्रोह कानून के तहत 867 केस दर्ज किए जा चुके हैं। इनमें कुल 13,306 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इनमें से 10,362 आरोपी अज्ञात हैं। आंकड़ों के मुताबिक इस कानून का सबसे ज्यादा इस्तेमाल बीजेपी शासित राज्यों में हो रहा है और सबसे ऊपर नंबर असम सरकार का है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि इसे नकारात्मक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए। मोदी जी की सरकार ने 1500 ऐसे कानून हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी, वो पुराने हो गए थे, उन्हें हटाया गया। 25,000 ऐसे कंप्लायंस रिलेटेड जो दिक्कतें आते हैं नागरिकों को, उनको हटाया गया है। 75वां साल है हमारे स्वतंत्रता का, तो इस पृष्ठभूमि में सरकार ने कहा कि इस विषय को वापस देखना चाहती है, वो इस पे गंभीर रूप से इस पे चिंतन करना चाहती है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकारा है और सरकार से कहा है कि इसे जल्द से जल्द देखें। एनआईए का कहना है कि इस फैसले का असर उसके द्वारा चलाए गए मामलों पर नहीं होने वाला, क्योंकि जो उसके मामले हैं उसके तहत आरोपियों के खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि इस देश में दमनकारी कानूनों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय का कहना है कि इसे कम करने के लिए उसने एक कमेटी मार्च 2020 में गठित की थी और उस कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंप भी दी है। नई दिल्ली से अपनी सहयोगी सुकीर्ति द्विवेदी के साथ मैं नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। झारखंड की खनन सचिव पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने रांची से गिरफ्तार कर लिया है। पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची थी। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आज उन्हें रांची में अदालत में पेश किया जाएगा और आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर पड़े छापों में करीब 20 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। उत्तर प्रदेश में डीजीपी मुकुल गोयल को सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी भारी पड़ गई है। बुधवार शाम एक चौंकाने वाले फैसले में उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया गया है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक सरकारी कामों की अवहेलना और विभागीय कामों में दिलचस्पी न लेने के चलते उन्हें हटाया गया है। अब उन्हें नागरिक सुरक्षा का डीजी बनाया गया है। मुकुल गोयल ने जुलाई 2021 में डीजीपी का पद संभाला था। खुश सूचना है, एक मध्य प्रदेश के दतिया में 6 साल के बच्चे की हत्या के मामले में एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। दतिया के एसपी के मुताबिक बच्चे की हत्या हेड कांस्टेबल रवि शर्मा ने की है और एसपी के मुताबिक बच्चा भूखा था और उसने हेड कांस्टेबल से खाने के लिए पैसे मांगे थे। हेड कांस्टेबल रवि ने पहले बच्चे के साथ मारपीट की और जब वो घायल हो गया तो उसका गला दबा दिया और गाड़ी से शव ग्वालियर ले गया। वहां शव को विवेकानंद चौराहे पर फेंक दिया। ये घटना 4 मई की है, जिस दिन पीताम्बरा रथ यात्रा के लिए दतिया में कई सियासी हस्तियां आई हुई थीं और उसी दिन ये बच्चा लापता हो गया था। सीएम शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में लगे आरोपी हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी हेड कांस्टेबल को बर्खास्त करने के लिए एसपी ने पुलिस मुख्यालय को चिट्ठी भी भेज दी है। दिनांक 5 तारीख को थाना कोतवाली में एक 6 वर्षीय बच्चा मयंक सेन, इसकी गुमशुदगी इसके पिता ने दर्ज कराई थी। उसमें धारा 363 का अपराध दर्ज किया गया था। उसी दिन झांसी रोड थाना क्षेत्र में एक बॉडी मिली थी अज्ञात बच्चे की। जो बॉडी मिली थाना झांसी रोड में, तो वो लोग भी एक्टिव हो गए। तत्काल हमारी टीमें भी यहाँ से गई और जहाँ वो बॉडी छोड़ी गई थी उसमें काले कलर की वर्ना गाड़ी प्रयोग में आई थी। रवि शर्मा हेड कांस्टेबल है, कार्यवाहक हेड कांस्टेबल है, उसका ये वाहन है। ये व्यक्ति उस दिन वहाँ ड्यूटी करने आया था और ये निकल के आया है कि ये व्यक्ति अवसाद से ग्रसित है। तो बच्चे ने आकर के बार बार इससे पैसे मांगे खाने के लिए।
तो 1-2 बार तो इसने मना करके बच्चों को वहाँ से हटा दिया, लेकिन जब दूसरी तीसरी बार बच्चा आया तो इसने अपना आपा खो दिया और तैश में आकर के उसने इस बच्चे का गला दबा के हत्या कर दी। दिल्ली के सीएम और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के राजकोट में सभा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के स्कूल बदल दिए, पंजाब के स्कूल भी बदल रहे हैं। अगर गुजरात की जनता ने मौका दिया तो यहां के स्कूलों की दशा भी बदल देंगे। भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है। अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल बना देंगे, महंगे महंगे स्कूल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे। मैं सीआर पाटिल जी से पूछना चाहता हूं, 27 साल में आपने गरीबों के लिए कितने स्कूल बनाए? मैं सीआर पाटिल जी से पूछना चाहता हूं, अपने आम आदमी और मिडिल क्लास वालों के लिए कितने स्कूल बनाए? स्कूल बंद करते जा रहे हैं, गरीबों के स्कूल बंद करते जा रहे हैं। कितने स्कूल बंद कर दिए इन्होंने? 6000 स्कूल बंद कर दिए इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में। मुंबई की 337 इमारतें खतरनाक हैं। बीएमसी ने मानसून से पहले ये चेतावनी देते हुए यहां नोटिस चिपकाया है, लेकिन कई परिवार यहां से निकलने को राजी नहीं है। इन परिवारों का कहना है कि उनकी मजबूरियों ने उन्हें यहां रोक रखा है। बीमार बिस्तर पर पड़ी 97 साल की शकूरा बी अपना आशियाना छोड़ने को राजी नहीं। मैंने यही मुंबई के भायखला में 99 साल पुरानी लंबी सीमेंट चौल को बीएमसी ने रहने के लिए खतरनाक घोषित किया है। 150 परिवार यहां बसते थे। नोटिस मिलने के बाद भी 35 परिवार यहीं रह रहे हैं। कई घरों में ऐसे बुजुर्ग हैं जो बिस्तर से उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। कहते हैं जाएं तो जाएं कहां? कहीं नहीं जाना चाहते। कहाँ लेके जाएं अपनी ज़ईफ माँ को? वो तो चल भी नहीं सकती है और जाने को भी नहीं तैयार है बिल्कुल। कुछ हमारा इंतजाम करे ना, हम ऐसे कैसे चले जाएंगे? हमारे पास क्या है जो हम जाएंगे? कहाँ भाड़ा देंगे, कैसे रहेंगे? तो लंबी सीमेंट चौल के अंदर इस वक्त हम हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से बीएमसी ने इस दरवाजे को यहाँ पर सील किया है। जो इस फ्लैट में रह रहे थे अंसारी परिवार, आप देखें अपनी पत्नी के साथ वो बाहर किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं। सर, कितने दिनों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? बीएमसी ने आपसे क्या कहा? बीएमसी ने कुछ भी नहीं कहा। इमरजेंसी आ गए, वो लोग घर में घुस गए, जैसे आसान घर में घुस रहे और जबरदस्ती बाहर निकाल दिया हम लोग को और सामान भी सब यहीं पर फेंक दिए हम लोग को। ऐसे कब तक रहेगा? 25 दिनों से आप यहाँ पर हैं, खाने पीने के लिए भी आप लोगों पर आश्रित हैं। कब तक ऐसे रहिएगा आप यहाँ पर? अब जब तक सेल नहीं खुल जाती हम लोग यहीं रहेंगे। क्या करें? हम लोग नहीं जा सकते कहीं। पैसा पानी भी थोड़ी हम लोग के पास है, घर वर ले करके। जिन इमारतों को तत्काल ध्वस्त किया जाना चाहिए उन्हें C1 के रूप में टैग किया जाता है। आसिफ इन कागजात के जरिए दावा करते हैं कि 3 बार इंटरनल ऑडिट में इनकी इमारत C2B श्रेणी में पाई गई। हमारी 3 रिपोर्ट जो आई है ना, वो बीएमसी पैनल की ही है, VGTI की है, टेक्नो की है और IBS की है। ये हमारी तीनों रिपोर्ट जो बताती है कि बिल्डिंग C2B है। बीएमसी अगर अपने प्रोसेस से कोई बिल्डर को लाती है तो हम उसके थ्रू जाने को तैयार है। प्लस जब तक का बीएमसी ये प्रोसेस नहीं करती है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना लगता है, तो बीएमसी हमको यहाँ पर रहने देवे या तो फिर हम लोगों को भाड़ा देवे, हम भाड़ा लेके चले जाएंगे। मुंबई के दादर में मौजूद इस जनार्दन अपार्टमेंट में 114 परिवार रहते हैं। यहाँ पानी, बिजली की सप्लाई काट दी गई है। रहवासी अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रही है। अब तो बांध के रखा है हमने। अभी बिल्डिंग को कम से कम 35 साल हो गए। इसके बाद में बिल्डिंग जिसने बनवाया उसने कभी भी एक बार भी रिपेयरिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। बिल्डिंग में मत मर जाओ। अगर बिल्डिंग में मरेगा तो सरकार को कुछ ये होता है, लेकिन अगर बाहर मरेगा तो चलेगा रोड पे। अभी कोरोना का भी थोड़ा थोड़ा ये है असर, पूरा गया नहीं है, लेकिन ये 114 फैमिलीज़ को बाहर निकालने का कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग ने बहुत ये किया है। वो लोग को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बीएमसी ने पूरे शहर में उन जर्जर इमारतों की पहचान की है जिनकी हालत खस्ता है। इस साल मानसून से पहले किए गए सर्वेक्षण में पूरी मुंबई में ऐसी 337 जर्जर इमारतें निकली हैं। हर बारिश मुंबई में हादसे और बीएमसी पर उंगली उठना आम है, पर कोविड और महंगाई के बीच ऐसे मजबूर परिवारों की समस्या का हल निकालना भी बड़ी चुनौती है। हम यहीं रहेंगे, यहीं पिएंगे, यहीं। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।
भारतीय रेलवे में कई अहम पद खाली हैं लेकिन भरे नहीं जा रहे हैं। बोर्ड के मेंबर से लेकर जनरल मैनेजर और डीआरएम तक के पद यहां पर भरे जाने हैं। जिनके पद खाली हैं उनकी जगह पर कोई दूसरा अधिकारी काम कर रहा है। लेकिन क्या रेलवे के परिचालन और सेफ्टी पर इसका असर नहीं पड़ेगा? परिमल कुमार की रिपोर्ट आप देखिए। ट्रैक पर ट्रेन रफ्तार में बेशक है, लेकिन अहम पदों पर बहाली में भारतीय रेलवे की रफ्तार सुस्त है। इसमें कोई कर्मचारी या छोटा अधिकारी नहीं, बल्कि बोर्ड के 4 सदस्यों में से 2 की बहाली होनी है। इसमें मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक और मेंबर इंफ्रा के पद पर कोई दूसरा अधिकारी जिम्मेदारी निभा रहा है। वहीं जून के आखिर में मेंबर फाइनेंस भी रिटायर होने वाले हैं। रेलवे के 27 जनरल मैनेजरों में से 10 रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह कोई और अधिकारी अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहा है। इसमें जोन के अलावा प्रोडक्शन यूनिट में तैनात जीएम भी शामिल हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के जीएम पिछले साल अक्टूबर में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के जीएम दिसंबर में, वेस्टर्न रेलवे के जीएम जनवरी में रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा कोलकाता की मेट्रो रेलवे, साउथ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन, रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री, इलाहाबाद के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के जीएम भी रिटायर होने वालों में शरीक हैं। इस संबंध में जब हमने भारतीय रेलवे के प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वहीं रेलवे की 68 डिवीजनों में तैनात 20 डीआरएम का कार्यकाल पिछले साल नवंबर में खत्म हो चुका है, लेकिन वो पद पर बने हैं और अब तक नए की बहाली नहीं हो सकी। इनमें डीआरएम कोटा, लखनऊ, संभलपुर, नांदेड़, इज्जतनगर आदि शामिल हैं। उनको ये लगता है कि पता नहीं कब आदेश आ जाए, तो जो काम करने में विशेषता होनी चाहिए, जो उनका एफिशिएंसी होनी चाहिए, वो उतनी नहीं लगती है। और हमने ये देखा है कि ब्यूरोक्रेसी में जब लोग ये समझ लेते हैं कि अफसर जाने वाला है, इंचार्ज जाने वाला है, तो जरा उसकी बातचीत भी लोग कम मानने का काम करते हैं। तो इससे जो है वो कार्यकुशलता पर भी जो है वो दिक्कत आती है और जो डिसीजन मेकिंग है वो भी शिथिल हो जाती है। इतना ही नहीं, बोर्ड में डीजी सेफ्टी और डीजी एचआर के पद भी भरे जाने हैं। सिर्फ ट्रेनें देरी से नहीं चलती, बहाली पर लगा ये ब्रेक रेलवे की रफ्तार बताता है। इतने बड़े नेटवर्क में नियुक्ति को लेकर ऐसी सुस्ती क्या ठीक है? तब जब हम और आप जैसे लोग इसमें सफर करते हैं और रेलवे दावा करता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। शुरुआत हम कर रहे हैं वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले पर, जिस पर आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वाराणसी की जिला अदालत आज फैसला सुना सकती है। कल 3 दिनों तक चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 2021 में 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद में श्रृंगार गौरी मंदिर होने का दावा करते हुए वहां रोज दर्शन और पूजा पाठ की इजाजत की मांग से जुड़ी याचिका दी थी। इससे पहले वहां पर साल में एक बार ही पूजा होती थी। 26 अप्रैल को अदालत ने सर्वे के लिए एक एडवोकेट कमिश्नर को नियुक्त किया। उन्हें ईद के बाद 3 दिन में जांच पूरी करनी थी और 10 मई को नतीजा अदालत में रखना था। लेकिन मस्जिद पक्ष ने सर्वे टीम के अंदर जाने पर ऐतराज जताया और एडवोकेट कमिश्नर को बदलने की भी मांग की। इस पर कोर्ट में बहस पूरी हो गई है और कोर्ट ने आज के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वाराणसी की जिला अदालत के बाहर पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था कर दी गई है। तो वाराणसी की जिला अदालत में कल हिंदू पक्ष और मस्जिद पक्ष के वकीलों की बहस पूरी हुई और आज उम्मीद है कि इस पर फैसला आएगा। कोर्ट में बहस के बाद दोनों पक्षों के वकीलों ने क्या क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। माननीय न्यायालय ने ये आदेश सुरक्षित रखा है। आदेश आ जाए उसके बाद आपको उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। तो 2 चीजें थे, एक तो कोर्ट कमिश्नर वाले पर भी आपने आर्गूमेंट किया कि इनको बदला जाए और दूसरा फ्रेश अपील मस्जिद के अंदर जाने वाले मामले पे दोनों की, उस पर मैंने बहस कर दिया है। दोनों पे बहस हो गई। बिल्कुल बहस हो गई। तो जो आएगा वो मामला दोनों पर आएगा। दोनों पर आएगा। एडवोकेट को बदलने की मांग की थी, जिसपे भी सुनवाई हुई है। और 61 में जो हम लोगों ने दिया था कि मंदिर में हम लोग को बैरिकेडिंग के अंदर सुनिश्चित किया जाए कि किस तरह हम लोग प्रवेश किया जाए, सक्षम अधिकारियों को आदेशित किया जाए या ऐसी व्यवस्था की जाए कि हम लोग को रोका ना जाए और हम लोग उस बैरिकेडिंग के अंदर जाकर वीडियो रिकॉर्डिंग करें और कमीशन की कार्रवाई को आगे पूर्ण कर सकें।
तो यहाँ पर आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष जो है वो सर्वे के लिए मस्जिद के अंदर जाने पर ऐतराज जाहिर कर रहा है, और जो हिंदू पक्ष है उनका ये कहना है कि श्रृंगार देवी के लिए वहां पर प्रमाण, उनका अस्तित्व का प्रमाण जानने के लिए अंदर तक जाना जरूरी है। अजय सिंह का हम रुख कर रहे हैं। अजय सिंह, ये हम देख चुके हैं कि सालों से ये चीज चली आ रही थी, अचानक आजादी के बाद से इसको लेकर कोई इस तरह के दंगे या विवाद भी नहीं हुआ जो आजादी के पहले देखा भी गया था, ऐसा कहा जाता है। अब ये जो मामला निकल कर आया है, क्या वजह इसके पीछे आप देख रहे हैं? क्योंकि हम सब जानते हैं आज कोर्ट में इसका फैसला आने वाला है और एक तरह से विवाद जो है इसको लेकर बढ़ता ही जा रहा है। बिल्कुल, देखिए, हम आपको अगर बताएं तो ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी मामला जो है 1991 में एक दर्ज हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर नीचे तहखाने में जो है वो स्वयंभू विश्वेश्वर शिवलिंग का मंदिर है और वो तोड़ करके औरंगजेब ने उसके ऊपर मस्जिद बनाया था, लिहाजा हमें उसके लिए अनुमति दी जाए। और ये बात तब हुई थी जब ये कहा गया था, बीजेपी का एक बहुत चर्चित नारा था, आपने देखा होगा कि अभी मथुरा काशी बाकी है, अयोध्या तो झांकी है। उसके बाद से ये ज्ञानवापी मस्जिद का मामला तूल पकड़ता रहा। 1991 के मामले में अभी कुछ महीने पहले एक सर्वेक्षण का भी मामला आया था, करने के लिए दिया गया था, लेकिन वो हाई कोर्ट में वर्शिप एक्ट की वजह से अभी लटका हुआ है, वो हाई कोर्ट में पड़ा है। इस बीच ये जो ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी मंदिर का एक मामला आया कि वहां पर श्रृंगार गौरी हैं, उनका नित्य दर्शन पूजन किया जाए, तो इसके मामले में पहली बार जो है वो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण के लिए टीम गई, सर्वेक्षण किया और उस पर जो आपत्ति अनापत्ति और ये तमाम विवाद चले, उस पर 3 दिन बहस हुई और आज उस पर फैसला आना है। बिल्कुल अजय, यहाँ पर जो मुस्लिम पक्ष है उनका ये कहना है, वो ये जो ऐतराज जता रहे हैं कि मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे ना हो, उसके पीछे उनकी क्या दलील है? देखिए, ये कहा जा रहा है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद का जो पश्चिमी छोर है, जहां पर कि एक चबूतरा है और वहां पर श्रृंगार गौरी मंदिर है, न कि मस्जिद के अंदर है, लिहाजा अगर आपको सर्वे करना है तो जो बैरिकेटिंग के बाहर है, बैरिकेटिंग उतनी दूर छोड़ी गई है, तो वहां पर जो है चैत्र नवरात्र के हर साल चतुर्थी के दिन श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन होता है। आपको रोज पूजन करना है, आप वहां पर सर्वे करिए, वीडियोग्राफी कर लीजिए, लेकिन मस्जिद के अंदर और तहखाने में नहीं जाने देंगे, क्योंकि इस तरीके का कोई प्ली नहीं दिया गया था वहां पर कि इस तरीके का कोई प्ली दिया गया हो। तो इस बात को लेकर के वो लोग लड़े हैं कि कहीं भी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर नहीं है। हिंदू पक्ष ये कहता है कि वो श्रृंगार गौरी मंदिर अंदर है, ये उसका देवढ़ी है, दरवाजा है, लोग यहाँ पूजन अभी कर रहे हैं, चूंकि अंदर नहीं जा रहे हैं इसलिए अंदर जाने की अनुमति दी जाए। एक पक्ष ये भी निकल करके आ रहा है सामने कि अगर वहाँ अंदर कुछ नहीं है और कोई मंदिर नहीं है तो आखिर जाने देने में आपत्ति क्या है, ये भी हिंदू पक्ष कह रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर बहस हुई है। अब अदालत क्या रुख करता है या क्या फैसला देता है, ये देखने वाली बात है। बिल्कुल अजय, हम ये भी जानते हैं, हम सब देख रहे हैं कि हमारे देश में धर्म के नाम पर राजनीति जो है वो बहुत तेजी से अब बढ़ती ही जा रही है। पहले कम मिलते थे ऐसे मामले, अब आए दिन ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में जब यहाँ पर साल में एक बार पूजा होती थी तो क्या वजह है कि अब हर दिन पूजा की मांग की जा रही है? ऐसा क्या होने जा रहा है, क्योंकि मंदिर तो और भी बहुत से हैं हमारे काशी में? बिल्कुल, देखिए, ये जो मामला है ये पहले बताया कि ये राजनीतिक मामला रहा है और बीजेपी शुरू से ये नारा देती रही है कि अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। तो मथुरा काशी में जो काशी का जो मंदिर है वो यही था। और इस बीच अगर आप देख रहे होंगे तो हिंदू मुस्लिम को लेकर के कई तरह विवाद हो रहे हैं और सिर्फ मंदिर और मस्जिद को लेकर ही नहीं हो रहे हैं। अब तो जो है वो ताजमहल को लेकर के भी हो रहा है, कुतुब मीनार को भी लेकर के हो रहा है। तो एक तरह की जो सियासी राजनीति है बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक की, और जो जमीन पर देखा जा रहा है कि इससे कुछ फायदा हो सकता है, चुनाव में कुछ लाभ हो सकते हैं, तो उसको लेकर के देख रहे हैं। हमारी बहुत सी मुस्लिम समाज के लोगों से भी बात हुई कि उनके मन में क्या सवाल है, तो उनका भी यही कहना था कि ये सब सियासी है। जहां ज्ञानवापी मस्जिद है वहीं पर मंदिर है, वहां पर जो है वो संस्कृत के पाठ होते हैं, श्लोक होते हैं, घंटा घड़ियाल बजते हैं और हमारा अजान होता है। इतने सालों से कभी कोई दिक्कत या परेशानी नहीं हुई, किसी को कोई दिक्कत नहीं, अचानक कैसे इस तरीके की चीजें आ रही हैं? तो ये सब सियासी रंग में रंगे हुए हैं, इसी तरीके से इसको देख रहे हैं। बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरे मामले को समझाने के लिए। मुद्दे तो बहुत हैं हमारे देश में और बहुत सी समस्याएं हैं जिन पर काम करने की जरूरत है, लेकिन हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारी जो सरकारें हैं वो लोगों को आपस में इसी तरह के मसलों में उलझा कर रखना चाहती हैं।
आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में डीजीपी मुकुल गोयल को सीएम योगी आदित्यनाथ की नाराजगी भारी पड़ गई। बुधवार शाम एक चौंकाने वाले फैसले में उन्हें डीजीपी के पद से हटा दिया गया है। सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक सरकारी कामों की अवहेलना और विभागीय कामों में दिलचस्पी न लेने के चलते उन्हें हटाया गया है। अब उन्हें नागरिक सुरक्षा का डीजी बनाया गया है। मुकुल गोयल ने जुलाई 2021 में डीजीपी का पद संभाला था। चूंकि ये काफी वेल फॉट इलेक्शंस रहे। और उधर झारखंड की बात करते हैं, जहां पर खनन सचिव पूजा सिंघल को प्रवर्तन निदेशालय ने रांची से आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। पूजा सिंघल मनरेगा घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के लिए प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंची हुई थी। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज उन्हें रांची अदालत में पेश भी किया जाएगा। आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर पड़े छापों में करीब 20 करोड़ कैश बरामद हुआ है। उनके पति अभिषेक झा से भी इस मामले में पूछताछ हुई है, उनके सीए से भी पूछताछ हुई है और ये पूरा जो मामला है काफी विवादित अब हो चुका है। मोहाली में इंटेलिजेंस ब्यूरो के दफ्तर में हुए आरपीजी अटैक मामले में अब दूसरी गिरफ्तारी हुई है। इनपुट्स के आधार पर निशान सिंह, जिसे जो पहली गिरफ्तारी थी, उसके बाद अब उसके साले सोनू को भी फरीदकोट से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद दोनों को 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। इस हमले में सोनू भी हमलावरों के लॉजिस्टिक सपोर्ट से जुड़ा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक अब तक की पूछताछ में निशान सिंह ने यह खुलासा किया है कि उसे यह आरपीजी तरन तारण और अमृतसर के बीच 3 लोगों ने सौंपा था। हालांकि वो ये कह रहा है कि वो 3 लोग कौन थे ये वो नहीं जानता है। और अब खबर मध्य प्रदेश से, जो आपका दिल दहला देगी। दतिया में 6 साल के बच्चे की हत्या के मामले में एक हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया है। दतिया के एसपी के मुताबिक बच्चे की हत्या हेड कांस्टेबल रवि शर्मा ने की है। एसपी ने बताया कि बच्चा भूखा था और उसने हेड कांस्टेबल से खाने के लिए पैसे मांगे थे। हेड कांस्टेबल रवि शर्मा ने पहले बच्चे के साथ जमकर मारपीट की। जब वो बुरी तरह घायल हो गया तो उसका गला दबा दिया, उसकी हत्या कर दी और गाड़ी से शव को ग्वालियर ले गया। वहां शव को विवेकानंद चौराहे पर उसने फेंक दिया। ये घटना 4 मई की है, जिस दिन पीताम्बरा रथ यात्रा के लिए दतिया में कई सियासी हस्तियां आई हुई थी और उसी दिन ये बच्चा लापता हो गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में लगा था यह हेड कांस्टेबल। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे बर्खास्त करने के लिए एसपी ने पुलिस हेडक्वार्टर को चिट्ठी भी भेज दी। आपको दतिया के एसपी का बयान सुनवाते हैं। दिनांक 5 तारीख को थाना कोतवाली में एक 6 वर्षीय बच्चा मयंक सेन, इसकी गुमशुदगी इसके पिता ने दर्ज कराई थी। उसमें धारा 363 का अपराध दर्ज किया गया था। उसी दिन झांसी रोड थाना क्षेत्र में एक बॉडी मिली थी अज्ञात बच्चे की। जो बॉडी मिली थाना झांसी रोड में, तो वो लोग भी एक्टिव हो गए। तत्काल हमारी टीमें भी यहाँ से गई और जहाँ वो बॉडी छोड़ी गई थी उसमें काले कलर की वर्ना गाड़ी प्रयोग में आई थी। रवि शर्मा हेड कांस्टेबल है, कार्यवाहक हेड कांस्टेबल है, उसका ये वाहन है। ये व्यक्ति उस दिन वहाँ ड्यूटी करने आया था और ये निकल के आया है कि ये व्यक्ति अवसाद से ग्रसित है। तो बच्चे ने आकर के बार बार इससे पैसे मांगे खाने के लिए। तो 1-2 बार तो इसने मना करके बच्चों को वहाँ से हटा दिया, लेकिन जब दूसरी बार बच्चा आया तो इसने अपना आपा खो दिया और तैश में आकर के उसने उस बच्चे का गला दबा के हत्या कर दी। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने वैवाहिक बलात्कार यानी मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने का अनुरोध करने वाली याचिकाओं पर खंडित फैसला सुनाया है और कहा है कि इस मामले को लेकर याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाएं। हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला की विस्तृत रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैरिटल रेप यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर दिल्ली हाईकोर्ट के 2 जजों ने अलग अलग राय दी है। एक जज ने पति की तरफ से पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाने को अपराध माना है, तो दूसरे जज ने कहा है कि कानून में इसे बलात्कार के दायरे से बाहर माना गया है, इसे बदलने की जरूरत नहीं है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चलेगा। कोर्ट ने 2 निर्णय दिए हैं। पहले निर्णय में जस्टिस अख्तर ने बोला है कि ये जो प्रावधान है ये असंवैधानिक है। 14 के तहत, 15 के तहत, 19 के तहत और 21 के तहत। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जल्द, हम देखेंगे, वहाँ भी एक लंबी लड़ाई होगी। आप देखते रहें, आप लगे रहें हमारे साथ। दिल्ली हाईकोर्ट में सबसे पहले 2015 में याचिका दर्ज हुई। मुकदमे में आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को अमान्य घोषित करने की मांग की गई थी।
बलात्कार की धारा 375(2) के मुताबिक पति जबरदस्ती पत्नी के साथ संबंध बनाता है तो उसे अपराध नहीं माना जाता। याचिका के विरोध में पुरुष संगठन भी कोर्ट पहुंचे। उन्होंने दलील दी थी कि अगर धारा 375 के अपवाद 2 को रद्द किया गया तो इसका व्यापक दुरुपयोग होगा। पति पत्नी के बीच मनमुटाव या पारिवारिक तनाव के मामलों में भी पति पर रेप का केस दर्ज करवा दिया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस मामले में अलग अलग मौकों पर अलग अलग रुख अपनाया। 2016 में केंद्र ने कहा कि अगर वैवाहिक जीवन में बने संबंध को बलात्कार न मानने की धारा को रद्द किया गया तो इसके व्यापक दुष्परिणाम होंगे, लेकिन लिखित में कोर्ट में अब तक केंद्र सरकार ने जवाब नहीं दिया। बहुत दिनों बाद कोर्ट से किसी मामले पर स्प्लिट यानी बटा हुआ आदेश आया है। बहुत सारे इस मामले में हाई कोर्ट्स में पिटीशन फाइल हो गई हैं, यानी अलग अलग हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई करे। इससे अच्छा है कि अब मैरिटल रेप यानी अगर पति पत्नी से ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाता है इसे अपराध माना जाए या ना माना जाए, इसको लेकर के फैसला सुप्रीम कोर्ट करे, जिसका फैसला पूरे देश में मान्य हो। सहयोगी संजय कौशिक के साथ दिल्ली हाई कोर्ट से सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त खबर आ रही है चीन के चोंगगिंग एयरपोर्ट पर आग लग गई है। तिब्बत एयरलाइंस के विमान में ये आग लगी है। एयरपोर्ट पर जिस वक्त ये आग लगी विमान में उस वक्त 25 यात्री घायल हुए हैं। इस घटना में यात्री उसमें ज्यादा थे, लेकिन 25 लोगों के घायल होने की खबर आ रही है। और ये हादसा उस वक्त हुआ है जब ये जो विमान है ये रनवे से फिसल गया था और उसके बाद इसमें इस तरह से आग लगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिसमें आग जो है काफी बड़ी नजर आ रही है और आगे के हिस्से में विमान की आग लगी है जिसमें 25 यात्री जो हैं वो घायल हुए। तो तिब्बत एयरलाइंस का ये विमान था जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। चीन के चोंगगिंग एयरपोर्ट पर यह आग लगी है तिब्बत एयरलाइंस के विमान में। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव में काफी जोर लगा रहे हैं। अक्सर वो गुजरात के दौरे पर भी देखे जा सकते हैं। केजरीवाल ने राजकोट में सभा की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली के स्कूल बदल दिए, पंजाब के स्कूल हम बदल रहे हैं और अगर गुजरात की जनता हमें मौका देगी तो हम यहाँ के स्कूलों की दशा भी पूरी तरह से बदल देंगे। अरविंद केजरीवाल लगातार शिक्षा, बिजली, पानी जैसे मुद्दों को उठाकर गुजरात सरकार पर निशाना साध रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अमीरों की पार्टी है। अमीरों के लिए बड़े बड़े स्कूल बना देंगे, महंगे महंगे स्कूल बना देंगे, शानदार स्कूल बना देंगे। मैं सीआर पाटिल जी से पूछना चाहता हूं 27 साल में आपने गरीबों के लिए कितने स्कूल बनाए? मैं सीआर पाटिल जी से पूछना चाहता हूं अपने आम आदमी और मिडिल क्लास वालों के लिए कितने स्कूल बनाए? स्कूल बंद करते जा रहे हैं, गरीबों के स्कूल बंद करते जा रहे हैं। कितने स्कूल बंद कर दिए इन्होंने? 6000 स्कूल बंद कर दिए इन लोगों ने पिछले कुछ दिनों में। मॉनसून दस्तक देने ही वाला है और हम हर साल देखते हैं कि मुंबई में जो जर्जर इमारतें हैं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती हैं। ऐसे में कई लोगों की जान भी चली जाती है। मुंबई के 337 इमारतें खतरनाक हैं। बीएमसी ने मॉनसून से पहले ये चेतावनी देते हुए यहाँ पर नोटिस चिपकाया है, लेकिन कई जो परिवार ऐसे हैं जो यहाँ से निकलने को बिल्कुल भी राजी नहीं है। इन परिवारों का कहना है कि उनकी मजबूरियों ने उन्हें यहाँ पर रोक के रखा हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। बीमार बिस्तर पर पड़ी 97 साल की शकुरा बी अपना आशियाना छोड़ने को राजी नहीं। मैंने यही मुंबई के भायखला में 99 साल पुरानी लंबी सीमेंट चौल को बीएमसी ने रहने के लिए खतरनाक घोषित किया है। 150 परिवार यहाँ बसते थे। नोटिस मिलने के बाद भी 35 परिवार यहीं रह रहे हैं। कई घरों में ऐसे बुजुर्ग हैं जो बिस्तर से उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। कहते हैं जाएं तो जाएं कहाँ? कहीं नहीं जाना चाहते। कहाँ लेके जाएं अपनी ज़ईफ माँ को? वो तो चल भी नहीं सकती है और जाने को भी नहीं तैयार है बिल्कुल। कुछ हमारा इंतजाम करे ना, हम ऐसे कैसे चले जाएंगे? हमारे पास क्या है जो हम जाएंगे? कहाँ भाड़ा देंगे? कैसे रहेंगे? तो लंबी सीमेंट चौल के अंदर इस वक्त हम हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से बीएमसी ने इस दरवाजे को यहाँ पर सील किया है। जो इस फ्लैट में रह रहे थे अंसारी परिवार, आप देखें अपनी पत्नी के साथ वो बाहर किस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं। सर, कितने दिनों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? बीएमसी ने आपसे क्या कहा? बीएमसी ने कुछ भी नहीं कहा। इमरजेंसी आ गए, वो लोग घर में घुस गए, जैसे आसान घर में घुस रहे और जबरदस्ती बाहर निकाल दिया हम लोग को और सामान भी सब यहीं पर फेंक दिए हम लोग को। ऐसे कब तक रहेगा? 25 दिनों से आप यहाँ पर हैं, खाने पीने के लिए भी आप लोगों पर आश्रित हैं। कब तक ऐसे रहिएगा आप यहाँ पर? अब जब तक सेल नहीं खुल जाती हम लोग यहीं रहेंगे। क्या करें? हम लोग नहीं जा सकते कहीं। पैसा पानी भी थोड़ी हम लोग के पास ही घर वर ले करके।
जिन इमारतों को तत्काल ध्वस्त किया जाना चाहिए उन्हें C1 के रूप में टैग किया जाता है। आसिफ इन कागजात के जरिए दावा करते हैं कि 3 बार इंटरनल ऑडिट में इनकी इमारत C2B श्रेणी में पाई गई। हमारी 3 रिपोर्ट जो आई है ना वो BMC पैनल की ही है, VGTI की है, टेक्नो की है और IBS की है। ये हमारी तीनों रिपोर्ट जो बताती है कि बिल्डिंग C2B है। BMC अगर अपने प्रोसेस से कोई बिल्डर को लाती है तो हम उसके थ्रू जाने को तैयार है। प्लस जब तक का BMC ये प्रोसेस नहीं करती है, 2 महीना 4 महीना 6 महीना लगता है, तो BMC हमको यहाँ पर रहने देवे या तो फिर हम लोगों को भाड़ा देवे, हम भाड़ा लेके चले जाएंगे। मुंबई के दादर में मौजूद इस जनार्दन अपार्टमेंट में 114 परिवार रहते हैं। यहाँ पानी बिजली की सप्लाई काट दी गई है। रहवासी अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रही है। अब क्या जाता, अब तो बांध के रखा है हमने। ये बिल्डिंग को कम से कम 35 साल हो गए। इसके बाद में बिल्डिंग जिसने बनवाया उसने कभी भी एक बार भी रिपेयरिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया। बिल्डिंग में मत मर जाओ। अगर बिल्डिंग में मरेगा तो सरकार को कुछ ये होता है, लेकिन अगर बाहर मरेगा तो चलेगा रोड पे। अभी कोरोना का भी थोड़ा थोड़ा ये है असर, पूरा गया नहीं, लेकिन ये 114 फैमिलीज़ को बाहर निकालने का कोशिश कर रहा है। तो इसके लिए हम लोग ने बहुत ये किया है। वो लोग को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। BMC ने पूरे शहर में उन जर्जर इमारतों की पहचान की है जिनकी हालत खस्ता है। इस साल मानसून से पहले किए गए सर्वेक्षण में पूरी मुंबई में ऐसी 337 जर्जर इमारतें निकली हैं। हर बारिश मुंबई में हादसे और BMC पर उंगली उठना आम है, पर कोविड और महंगाई के बीच ऐसे मजबूर परिवारों की समस्या का हल निकालना भी बड़ी चुनौती है। हम यहीं रहेंगे, यहीं जिएंगे, यहीं। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। भारतीय रेलवे की बात करते हैं, जो काफी नुकसान उठा रही है और कई अहम पद हैं जो वहां पर खाली हैं, लेकिन भरे नहीं जा रहे हैं। बोर्ड के मेंबर से लेकर जनरल मैनेजर और DRM तक के पद हैं, उनको भरा जाना है। जिनके पद खाली हैं उनकी जगह कोई दूसरा अधिकारी काम कर रहा है। लेकिन क्या रेलवे के परिचालन और सेफ्टी पर इसका असर नहीं पड़ेगा? इस सब की पड़ताल करते हुए हमारे सहयोगी परिमल कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ट्रैक पर ट्रेन रफ्तार में बेशक है, लेकिन अहम पदों पर बहाली में भारतीय रेलवे की रफ्तार सुस्त है। इसमें कोई कर्मचारी या छोटा अधिकारी नहीं, बल्कि बोर्ड के 4 सदस्यों में से 2 की बहाली होनी है। इसमें मेंबर ट्रैक्शन एंड रोलिंग स्टॉक और मेंबर इंफ्रा के पद पर कोई दूसरा अधिकारी जिम्मेदारी निभा रहा है। वहीं जून के आखिर में मेंबर फाइनेंस भी रिटायर होने वाले हैं। रेलवे के 27 जनरल मैनेजरों में से 10 रिटायर हो चुके हैं और उनकी जगह कोई और अधिकारी अतिरिक्त जिम्मेदारी निभा रहा है। इसमें जोन के अलावा प्रोडक्शन यूनिट में तैनात GM भी शामिल हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे के GM पिछले साल अक्टूबर में, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे के GM दिसंबर में, वेस्टर्न रेलवे के GM जनवरी में रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा कोलकाता की मेट्रो रेलवे, साउथ सेंट्रल, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे कंस्ट्रक्शन, रायबरेली की मॉडर्न कोच फैक्ट्री, इलाहाबाद के सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के GM भी रिटायर होने वालों में शरीक हैं। इस संबंध में जब हमने भारतीय रेलवे के प्रवक्ता से बात की तो उन्होंने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। वहीं रेलवे की 68 डिवीजनों में तैनात 20 DRM का कार्यकाल पिछले साल नवंबर में खत्म हो चुका है, लेकिन वो पद पर बने हैं और अब तक नए की बहाली नहीं हो सकी। इनमें DRM कोटा, लखनऊ, संभलपुर, नांदेड़, इज्जत नगर आदि शामिल हैं। उनको ये लगता है कि पता नहीं कब आदेश आ जाए, तो जो काम करने में विशेषता होनी चाहिए, जो उनका एफिशिएंसी होनी चाहिए, वो उतनी नहीं लगती है। और हमने ये देखा कि ब्यूरोक्रेसी में जब लोग ये समझ लेते हैं कि अफसर जाने वाला है, इंचार्ज जाने वाला है, तो जरा उसकी बातचीत भी लोग कम मानने का काम करते हैं। तो इससे जो है वो कार्यकुशलता पर भी जो है वो दिक्कत आती है और जो डिसीजन मेकिंग है वो भी शिथिल हो जाती है। इतना ही नहीं, बोर्ड में DG सेफ्टी और DG HR के पद भी भरे जाने हैं। सिर्फ ट्रेनें देरी से नहीं चलती, बहाली पर लगा ये ब्रेक रेलवे की रफ्तार बताता है। इतने बड़े नेटवर्क में नियुक्ति को लेकर ऐसी सुस्ती क्या ठीक है? तब जब हम और आप जैसे लोग इसमें सफर करते हैं और रेलवे दावा करता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।
श्रीलंका की बात करते हैं, जहां पर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। स्थिति काफी बिगड़ी हुई नजर आ रही है और इस बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने ये कहा है कि वो जल्द से जल्द सरकार का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस हफ्ते प्रधानमंत्री नियुक्त करने की बात कही है। उन्होंने राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के संभावित उम्मीदवारों के नाम पर मंत्रियों और पूर्व पीएम रानिल विक्रमसिंघे से बात की जा रही है। सोमवार को ही हिंसा में 9 लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच श्रीलंका में फैली हिंसा को देखते हुए सुरक्षा बलों को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश तक दे दिए गए हैं। हमारी सहयोगी श्रीजा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कर्फ्यू के बाद देश में आमतौर से शांति रही, लेकिन जगह जगह प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए और जरूरतमंदों को खाना खिलाया और दवा इलाज किया। मैं झड़प में घायल हो गया, अस्पताल में था और अब हम वापस लोगों को खाना खिला रहे हैं। लेकिन हम तब तक अपना विरोध जारी रखेंगे जब तक गोटाबाया राजपक्षे पद नहीं छोड़ देते। विरोध प्रदर्शनों में जोशीले नौजवान नजर आए तो बहुत से लोग पेट्रोल पंप्स पर इंतजार करते दिखे। Can you tell us how long have you been waiting in this queue? 4 hours, ma'am. मैं 4 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ, ईंधन है ही नहीं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के आधिकारिक आवास के बाहर 100 से ज्यादा पुलिस का अमला पहरा दे रहा था। पुलिस वालों और फौजियों ने बैरिकेड्स के पीछे एक मानव श्रृंखला बनाई। सामने लगे पोस्टरों पर संदेश साफ था, भ्रष्ट सरकार गद्दी छोड़े। जिन प्रदर्शनकारियों पर राजपक्षे के समर्थकों ने हमला किया था, वो लोग डेरा डाले गोटाबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते रहे। कुछ झोपड़ियों को जला दिया गया था, हम उन्हें दोबारा से बनाएंगे। श्रीलंका के रक्षा सचिव ने एनडीटीवी से कहा कि वो राजपक्षे परिवार को जैसे भी होगा सुरक्षित रखेंगे। मैं इस सरकार द्वारा किए गए राज्य आतंकवाद की निंदा करता हूं, लेकिन मैं हिंसा करने वालों को माफ नहीं करूंगा। इसका जवाब हिंसा से नहीं देना चाहिए। श्रीलंका में हालात संगीन हैं। फिलहाल इंतजार ही हो रहा है। लोग इंतजार कर रहे हैं सरकार के गिरने का, ताकि हालात सुधरें, और सरकार इंतजार में है कि वक्त गुजरने से शायद हालात बेहतर हो जाएं। श्रीजा एमएस की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आपको चुनना है अपनी पसंद की खबर। तो सबसे पहली खबर, ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, इस सब को लेकर ये जो विवाद चल रहा है, सर्वे पर आज फैसला आने जा रहा है। दूसरी खबर, आईएएस पूजा सिंघल गिरफ्तार हो चुकी हैं और ईडी की रिमांड पर उन्हें भेज दिया गया है। तीसरी खबर, उत्तर प्रदेश से, जहां पर डीजीपी पर गाज गिरी है और मुकुल गोयल जो डीजीपी हैं उन्हें योगी सरकार ने हटा दिया गया है। चौथी खबर वैवाहिक बलात्कार पर है, जहां पर बटा हुआ फैसला आया है और अब कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात कही है। और पांचवी खबर मोहाली आरपीजी अटैक से जुड़ी हुई, जिसमें आज दूसरी एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाएं, इस पोल में हिस्सा लें, अपनी पसंद की खबर चुनें, उस खबर को हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।